अच्छा जी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, विच इज़ फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टाफ ऑफ वेमिंग आउटफिटर्स इनकॉर्पोरेशन हैज़ assembled the following information for the year end 31st December 2011। और ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। जनवरी 1 को $35,800 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑन December 31st 74,800। दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज एंडिंग बैलेंस। आफ्टर दैट कैश पेड टू acquire plant asset which is 21,000 and proceeds from short term borrowing है 10,000, loan made to borrowers है 5,000। इसके बाद है collection on loan excluding interest is 4,000 and interest and dividend received is 27,000। Cash received from customers is 7,95,000 and proceeds from sale of plant asset is 9,000, dividend paid is 55,000 and cash paid to suppliers and employees is 6,35,000, interest paid is 19,000 and income tax paid is 31,000. These were the information that is given into the question, and using this information prepare a statement of cash flow including a proper heading of the for the financing statement and classify given information into the category of operating activity, investing activity and financing activity. Determine net cash flow from operating activity by the direct method. Place bracket around the dollar amount of all cash disbursement. In this paragraph you have clearly seen that कि मेंशन है कि अगर कोई कैश डिसबर्समेंट है आइदर दिस इज आउटफ्लो, यू कैन पुट ब्रैकेट अराउंड इट। ठीक है, आपने उसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है। इसने कहा हुआ है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए प्रॉपर हेडिंग बनाएं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, एंड कैटेगोरिकली आप जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इस इंफॉर्मेशन के अंदर पुट कर दें। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वी हैव टू क्लियरिफाई दैट कि इन्वेस्टिंग में क्या आती है, फाइनेंसिंग में क्या आता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर हमें वो क्लियर है देन हम जस्ट डाटा को यहाँ से पुट करें, मतलब उठाएंगे और उस कैटेगरी में हम पुट कर देंगे। ठीक है, बस इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमने जस्ट ये देखना है कि व्हाट elements or what transactions were recorded into operating activity, into investing activity or into financing activity. We just put the we just take the amount and put into the category. तो फर्स्ट हम यहाँ पे वॉर्मिंग आउटफिटर्स इनकॉर्पोरेशंस लिखेंगे, ऊपर उसकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे हैं फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2007। ये डेट उसकी स्टार्टिंग में क्वेश्चन की मेंशन थी। ठीक है, उस डेट को हमने जो है वो मेंशन कर देना है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट। हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, जस्ट ओनली रुपीज़ लिखने हैं। ठीक है, दिस इज़ डिटेल कॉलम, दिस इज रुपीज़ कॉलम एंड दिस इज ऑल्सो रुपीज़। अगर हम डॉलर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, डॉलर अमाउंट या डॉलर अमाउंट। ठीक है, तो हमने जस्ट ये 3 कॉलम ड्रॉ करने हैं और हमारा जो फॉर्मेट है वो रेडी हो जाता है। अब उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फर्स्ट उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, सेकंड उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है एंड थर्ड उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। दिस इज द सीक्वेंस टू रिकॉर्ड statement of cash flow. Number 1 is operating, number 2 is investing and number 3 is financing activity. हम इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जी सबसे पहले क्या है, हमारे पास ढूंढते हैं कि हमने अगर कैश रिसीव किया है या कैश पे किया है कस्टमर को। अगर हमारा कोई एक्सपेंस है, यानी हमने 2 चीज़ें यहाँ पे सर्च आउट करनी है, एक चीज़ जो हमारी इनकम है और दूसरी जो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सबसे नीचे इनकम टैक्सेस पेड 71,000, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये नज़र आ रहा है
एक्सपेंस है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इनकम टैक्स पेड और एक्सपेंस को हम ब्रैकेट पुट कर देंगे, क्योंकि ये पे कर रहे हैं, ये हमारा आउटफ्लो है, तो यहाँ पे हम इसको 71,000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर देंगे। देन उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट भी आपका जो है वो एक्सपेंस होता है, तो ये 19,000 है। अगेन हम इंटरेस्ट पेड लिखेंगे 19,000 और ब्रैकेट अराउंड पुट कर देंगे। इसके बाद आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉई, यानी जितना भी हमने कैश पे किया है सप्लायर्स को या एम्प्लॉई को, ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है 6,35,000। तो ये भी हम कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय 6,35,000 लिख देंगे और हम ब्रैकेट पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमने देखना है कि कौन सा पैसा हमें एज अ इनकम रिसीव हुआ है। तो ये जो डिविडेंड पेड है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा लिंक करता है आपका फाइनेंसिंग से लिंक करता है। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसिड, ये भी नहीं आएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट से लिंक करता है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये दिस इज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये आपका 7,95,000 आप कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी इनकम है और आपने इसको यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिख देना है और इसके गिर्द ब्रैकेट नहीं लगानी, ना ही प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, इनफ्लो है, तो डेफिनेटली आप सिंपल अमाउंट पुट कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। सिंपल डिविडेंड लिखा होगा, ठीक है, हमने हमारा डिविडेंड पेड लिखा होगा, वो हमारा लिंक करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। लेकिन अगर हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिंक करता है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड भी रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिखा हो तो वो एज अ इनकम रिकॉर्ड होता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट लिखा हो तो वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में चला जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे लिखा हो वेजीज एंड सैलरी, तो क्योंकि वेजीज डायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में लिखते हैं, ठीक है, चाहे उसके साथ सैलरी मेंशन है, लेकिन उससे पहले हमारा वेजेस मेंशन है विच इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर लिखा होता सैलरीज एंड वेजेस, तो क्योंकि सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो अब हम इस एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट करते हैं। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हम इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम ट्रीट करते हैं, तो आगे डिविडेंड मेंशन भी है, तो डजंट मैटर दैट हमने यहाँ पे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है। सिंपली ये दो प्लस के हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब आप नीचे लिखें, या आप ऊपर भी लिख सकते हैं या आप नीचे भी लिख सकते हैं, या आप रैंडमली भी लिख सकते हो, जो आपको यहाँ से नज़र आती हैं वो आप रैंडमली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में इन दोनों को प्लस करके 8,22,000 लिखा हुआ है और इस माइनस वाले को आप इसमें प्लस करके 7,25,000 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 8,22,000 में से 7,25,000 माइनस कर दिया तो आपके पास 97,000 आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आप ये नहीं करना चाहते, सेकंड कॉलम नहीं बनाना चाहते, तो आप फिर भी इस तरह से कर सकते हैं कि 7,95,000 में प्लस कर दो 27,000, माइनस कर दो 6,35,000, माइनस कर दो 19,000, माइनस कर दो 71,000 और कैलकुलेटर पे इक्वल का साइन प्रेस करोगे, देन यू विल गेट 97,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैश डिस्पर्स्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, समझ आई है? यस मैम। हाँ जी, इसमें हम यस मैम। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, कि अगर हमें क्लियर है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड, ठीक है, या फिर इनकम टैक्स पेड या सैलरी पेड, कोई भी एक्सपेंस पे किया है वो रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा कोई भी हमने इनकम रिसीव की है वो रिकॉर्ड होगी, और अगर हमने कस्टमर को कैश पे किया है या कस्टमर से कैश रिसीव किया है, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होंगी। इसके अलावा कुछ भी मेंशन है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं होगा।
तो इस इंफॉर्मेशन में से वही 3-4 चीज़ें हमने डिराइव की और हमने इन फ्लो को प्लस में लिख दिया और आउटफ्लो को हमने ब्रैकेट पुट कर दी एंड प्लस माइनस करके वी विल गेट द कैश डिस्बर्समेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम जो है वो इसका सेकंड स्टेप लिखते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने किसी को लोन दिया है, ठीक है, लोन मेड टू बोरोवर, अगर उस लोन की हमें कलेक्शन हुई है, ठीक है, लोन दिया है और उस लोन की कलेक्शन हुई है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो है वो ये था कि हमने अगर कोई प्लांट एसेट एक्वायर किया है, फिक्स एसेट या प्लांट एसेट हमने परचेज किया है और फिक्स एसेट या प्लांट एसेट हमने कोई सेल किया है, ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। और जो तीसरी चीज थी वो मैंने आपको ये बताई थी कि अगर एक तो लोन था, एक प्लांट एसेट था आपका, और एक तीसरा था मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यस यस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने अगर परचेज की हैं या सेल की हैं, ठीक है, ये 3 चीजें आपने यहाँ से ढूंढनी है। तो हमें यहाँ से आप देखें तो ये जो कैश पेड था ये तो फाइनेंसिंग से लिंक करता है, कैश रिसीव भी हमने कर लिया, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, ठीक है, दिस इज लिंक्ड विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये था 9,000 का। प्रोसीड, प्रोसीड फ्रॉम सेल यानी सेल से पैसे हमारे पास आ रही हैं, दिस इज इनफ्लो, दैट्स व्हाई हम उसको प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट 9,000 को हम प्लस में लिख देंगे। इसी तरह ऊपर चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्रॉम कस्टमर, ये हमने लिख लिया है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ये भी लिख लिया है। कलेक्शन ऑन लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन शामिल नहीं है, ये जो लोन हमने दिया था उस लोन के बदले में हमें कलेक्शन हो रही है, दिस इज इनफ्लो ऑफ $4,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन ऑन लोन 4,000 और यहाँ पे हम प्लस का साइन पुट, मतलब प्लस में लिखेंगे, यानी साइन नहीं पुट करेंगे, ओनली अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा लोन मेड टू बोरोवर, अब हमने जो उधार लेने वाले थे उनको लोन दिया है, यानी पैसा हमारे हाथ से जा रहा है, तो ये हमारा आउटफ्लो है और आउटफ्लो को हमने लोन मेड टू बोरोवर लिख के ब्रैकेट पुट कर देनी है। इसके बाद हमारा लोन वाला भी हो गया, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ठीक है, ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लिंक करती है, यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसिड, अब जी प्लांट एसिड को हम परचेज कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, उसके लिए हमने कैश पे किया है, तो जब हमने कैश पे किया है तो दिस इज आउटफ्लो, दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डेड कैश पेड टू एक्वायर्ड प्लांट 21,000 और इसके गिर्द हम ब्रैकेट पुट कर देंगे। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंस है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमने वही जो चीज़ें डिस्कस की, 3 थिंग्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, लोन्स एंड प्लांट एसेट, ठीक है, यही 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, यही 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सर्च आउट की। हमें मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं मिला लेकिन हमें प्लांट एसेट और हमें लोन जो है वो मिल गया, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब 9,000 में 4,000 ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 13,000 आ जाएगा, 13 में 5 माइनस कर दो, माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसमें मजीद 21,000 को माइनस कर दो, तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस आएगा 13,000 का, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देनी है और लिख देना है नेट कैश यूज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, जितना हमारे पास नेट कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारे पास 13,000 है। क्लियर है? इस क्लासिफिकेशन की, इस टॉपिक की समझ आई है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमने किस तरह से रिकॉर्ड किया है? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख देना, मेंशन कर देना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें करना ये है कि हमने मजीद इसमें जो चीज़ें आती हैं, इसमें क्या आता है, हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है, ठीक है, अगर हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग से प्रोसीड ली है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाले को पे किया है, ठीक है, इसके बाद हमारा इशू अगर किया है कॉमन स्टॉक, इशू किया है बॉन्ड, इशू किया है ट्रेजरी स्टॉक, ठीक है, और अगर हमने डिविडेंड पे किया है,
ये 5 चीज़ें हमारे पास आएंगी। मैंने आपको बताया था कि वी विल रेज फाइनेंस फ्रॉम 2 एक्टिविटीज़, वन इज़ इक्विटी, सेकेंड वन इज़ डेट। ठीक है, इक्विटी में हम शेयर्स इशू करेंगे, ट्रेजरी स्टॉक इशू करेंगे, डेट में हम लोन लेंगे और इसके बाद बॉन्ड इशू करेंगे। ठीक है, और जब हम स्टॉक इशू कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हमारे यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होंगी और यही अब हमने यहाँ पे सर्च आउट करनी है किधर है। तो हमें ये डिविडेंड पेड नज़र आ रहा है विच इज़ $55,000। ठीक है, और पेड है क्योंकि आउटफ्लो है, दैट्स वाई वी पुट ब्रैकेट अराउंड इट, 55,000 ये आ जाएगा। और इसके बाद मज़ीद हमने और देखना है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाला था, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। प्रोसीड से मतलब है कि पैसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जब प्रोसीड का वर्ड आता है तो इट मीन्स कि हम रिसीव कर रहे हैं। जब पेमेंट का वर्ड आता है तो इट मीन्स कि हम दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं। ठीक है, मेड का मतलब आता है तो इट मीन्स कि हम दे रहे हैं। और जब भी प्रोसीड का वर्ड आएगा तो इट मीन्स कि वी वर रिसीविंग। तो जब रिसीविंग है, हम खुद लोन ले रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, दैट्स वाई हम इसको मतलब पॉजिटिव वे में लिखेंगे। तो प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10,000 है। इसके अलावा हमें और कुछ भी नज़र नहीं आता। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, बॉन्ड या ट्रेजरी स्टॉक, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म की पेमेंट की है, हमें वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। 10,000 में से 55,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव में बैलेंस आएगा, माइनस में 45,000 आएगा। हम ब्रैकेट पुट कर देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे नेट कैश यूज फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हमने ये तीनों एक्टिविटी से कैश डिराइव कर लिया। अब 97,000 में माइनस कर दो 13,000। ठीक है, फिर 13,000 माइनस करने के बाद जो आएगा वो 45,000 उसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा 39,000, और विच इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब भी आपके पास ये पॉजिटिव में साइन आता है तो हम इसको कहते हैं नेट इंक्रीज। ठीक है, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्रीज हुआ है। अगर हमारे पास ये ब्रैकेट में आंसर आता है, नेगेटिव में आंसर आता है, तो हम यहाँ पे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? पॉजिटिव में आएगा तो दिस इज इंक्रीज, नेगेटिव में आएगा तो दिस इज डिक्रीज। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने देखना है कि इस नेट कैश फ्लो में ओपनिंग बैलेंस कितना है और एंडिंग बैलेंस कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है जनवरी 1 को 35,800। ठीक हो गया, इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस है विच इज़ 34,800। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने इसको मैच कर लेना है कि क्वेश्चन के अंदर जो एंडिंग बैलेंस दिया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का 74,800, क्या इसके साथ ये मैच है। अगर ये इसके साथ मैच हो जाता है योर क्वेश्चन इज ट्रू। अगर ये इसके साथ मैच नहीं होता है तो आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, यहाँ पे कुछ आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, समझ आइए इस क्वेश्चन की? मैम ये लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आई। अच्छा, हम लास्ट से रिपीट करवा लास्ट में बता देती हूँ। हमने यस मैम। देखा कि हमारे पास वो तीनों एक्टिविटीज के पॉइंट्स आ गए 97,000। इसमें से हमने माइनस कर दिया 13,000 और 13,000 में से फिर माइनस कर दिया 45,000। ठीक है, हमारे पास आ जाता है $39,000। ये प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब ये है कि इतने से हमारा कैश इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें यही बताती है ना कि कैश कितना आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो अगर प्लस में आंसर आता है तो इट मीन्स कि कैश आ रहा है, हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी राइट ओवर हियर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फाइन, अब हमने इसमें देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कोई ओपनिंग कोई एंडिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास देखा हमने क्वेश्चन में तो यस दीज वर गिवन। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को लेना है। ओपनिंग जनवरी 1 को 35,000
800, इस बैलेंस को हमने लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर 39,000 का बैलेंस इंक्रीज हुआ। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 35,800 का था। दोनों को जमा किया तो एट द एंड हमारे पास 74,800 का बैलेंस बच जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 74,800। अब हमने ये चेक करना है क्या क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एंडिंग बैलेंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, विच इज 74,800। तो अब हमने मैच करना है क्या ये जो एंडिंग बैलेंस है और जो हमने एंडिंग बैलेंस डिराइव किया है क्या ये दोनों मैच करते हैं। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो हमारा आंसर या क्वेश्चन जो है वो सही है, हमने सही से इसको सोल्यूशन किया है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर जो एंडिंग बैलेंस मेंशन है और जो हमने ड्राइव किया है एंडिंग बैलेंस वो मैच नहीं करता है, तो इट मीन्स के कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हमसे गलत रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर एंडिंग बैलेंस गिवन हो, ज़रूरी नहीं है, बट अगर क्वेश्चन के अंदर एंडिंग बैलेंस गिवन होता है तो दिस इज द हिंट कि आपके पास आंसर यही आएगा। क्लियर है? यस मैम। यस। इसी तरह का अब आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमने जो पहले कैश फ्लो का वो किया है वो डायरेक्ट मेथड है, अब हमने इनडायरेक्ट मेथड से करना है। तो ये काफी आगे चला गया। जस्ट वेट, ये काफ़ी आगे चला गया है। तो हमने एक्सरसाइज जो है वो 10 करनी है। यस, सो दिस इज एक्सरसाइज 10 13.10 जिसमें हमने कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इनडायरेक्ट मेथड। जब भी आपके पास डेटा मेंशन होता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस मेंशन है, अकाउंट्स रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस मेंशन है, इन्वेंट्री का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस मेंशन है, तो और आपके पास डेप्रिसिएशन मेंशन है, तो आप ये माइंड में फीड कर लें कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट मेथड से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट वैसे लिखा भी होगा कि इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर मेंशन नहीं भी होता है तो हम क्वेश्चन को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइदर ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा। तो लेट्स हैव एन लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. द फॉलोइंग डेटा आर टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द Kenners Machinery Incorporation, and we have income statement as well balance sheet, ठीक है। we have ending balance and as well as opening balance of the ट्रांजेक्शन। नेट इनकम है हमारे पास $3,85,000 की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास 1,25,000 का, और अमोर्टाइजेशन फॉर इनटेंजिबल एसेट्स है हमारे पास 40,000 की, और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट है 90,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 35,000 की, ठीक है। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस मेंशन है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट में है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। एंडिंग बैलेंस है 3,35,000 और ओपनिंग बैलेंस है 3,80,000। इन्वेंट्री है 5,03,000 हमारे पास एंडिंग बैलेंस है, 5,75,000 ओपनिंग बैलेंस है।
प्रीपेड एक्सपेंस है 22,000, एंडिंग बैलेंस 10,000, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट्स पेबल है टू मर्चेंडाइज सप्लायर्स है 3,79,000, एंडिंग है 4,10,000, ओपनिंग है। अक्रूड एक्सपेंस पेबल है 1,80,000 एंडिंग एंड 1,50,000 ओपनिंग। फर्स्ट यू हैव टू क्लियरली सी दैट कि व्हाट इज द ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंस। यहाँ पे 31 दिसंबर 2010 भी हो सकता था, ठीक है। अब अगर ये 31 दिसंबर 2010 होता तो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता और अगला जो है वो आपके पास एंडिंग बैलेंस होता, ठीक है। अगर इधर होता 31 दिसंबर 2010 और इधर होता 31 दिसंबर 2011, तो ये जो 10 वाला बैलेंस था एंडिंग बैलेंस अगले साल के लिए ओपनिंग बनता है, तो ये आपका ओपनिंग होता और ये एंडिंग होता। क्योंकि उसने क्लियरली डेट्स मेंशन की हैं जनवरी 1 2011 एंड 31 दिसंबर 2011, तो हमें ये क्लियरली मेंशन हो गया है कि दिस कॉलम इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस कॉलम इज एंडिंग बैलेंस। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। Using this information, prepare a partial statement of cash flow for the year ended 31st December 2011, showing the computation of net cash flows from operating activity by indirect method. In this statement, you have clearly seen that he was asking about us for preparation of cash flow statement from operating activity by indirect method, ठीक है। clearly mention है कि आपने indirect method से इसको solve करना है। और पार्शियल से मुराद ये है कि वी हैव 3 कैटेगरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें जस्ट हम एक कैटेगरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें कह रहा है कि पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें बना के दो। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ये थी कि हमारे पास जितना भी नेट इनकम होता है उसके अंदर हमने जो नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, हमने ऐड कर देना है। नॉन कैश एक्सपेंस विच इज़ डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कुछ पेमेंट कर दी है, ठीक है, पे कर दिया है तो माइनस, अगर फ्यूचर में पे करेंगे तो ऐड, अगर हमने रिसीव कर लिया है तो ऐड है, अगर फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो माइनस कर देना है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अब इस पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिखना है कैनर मशीनरी इनकॉर्पोरेशन, जिसकी पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2009। तो हमने 3 कॉलम्स पुट कर लिए, 1, 2 and 3। यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट राइट डेबिट और क्रेडिट, दिस इज नॉट डेबिट क्रेडिट बैलेंस, दिस इज अमाउंट बैलेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर लिख देना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हमने इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नेट इनकम देखनी है, विच इज डॉलर 3,85,000। वी हैव टू राइट नेट इनकम डॉलर 3,85,000 डॉलर, ठीक है। आंखें बंद करके डेप्रिसिएशन को हमने ऐड कर देना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें नजर आ रहा है 1,25,000 का, हमने ऐड कर दिया इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,25,000। यहाँ पे लिख दो या इस कॉलम में लिख दो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। इसने ऐड ही होना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लस माइनस साइन नहीं पुट करना। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो प्लस माइनस साइन पुट किया हुआ तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास नेक्स्ट, हमने ये देखना है कि किससे हम कैश वसूल कर रहे हैं और कौन सा हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें जो अमोर्टाइजेशन है ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स की, अमोर्टाइजेशन ऐसे ही है जैसे डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन क्योंकि फिक्स्ड एसेट की होती है, जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, उनकी वैल्यू में जब डिक्रीज आता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ऐसे एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल है, जैसे हमारी गुडविल है, जैसे हमारा पेटेंट है, ठीक है, उनकी वैल्यू में जब कमी आती है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं तो हमें अमोर्टाइजेशन को भी ऐड करना होगा। ऐसे ही है जैसे ये बहन भाई हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दोनों बहन भाई ही कंसीडर करें। बट अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अगर इनटेंजिबल एसेट जिनको हम छू नहीं सकते, उनकी वैल्यू में कमी आती है तो उनको हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये 40,000 भी हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये 90,000 हमारा गेन है और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है विच इज़ $35,000। अब ये जो देखें लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को सेल किया और सेल से हमें जो है वो लॉस हो रहा है, दिस इज़ नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। अब नॉन ऑपरेटिंग लॉस और ऑपरेटिंग लॉस कौन सा हो सकता है? जो हम रेगुलरली काम कर रहे होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, वो हमारा ऑपरेटिंग लॉस होता है। और जो हम इरेगुलर करते हैं, जो कभी कभार हमने करना होता है, ठीक है, जो हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हम इसको सेल करेंगे, लेकिन जब हम उसको उस चीज़ को सेल कर देते हैं, चाहे वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, चाहे वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग होता है। अगर हमें मुनाफा होता है तो प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर लॉस होता है तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को हम रेगुलरली बाय या सेल नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमारे ऑपरेशंस में ये चीज़ नहीं होती है, ये कभी कभार हम करते हैं, दैट्स वाई इसको नॉन ऑपरेटिंग का नाम दिया गया है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट विच इज 90,000 है, ठीक है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग जो है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग गेन है। मैंने जैसे कहा था ना कि आपको कोई चीज़ वसूल हो रही है तो ऐड कर देनी है, लेकिन जब फ्यूचर में वसूल होगी तो माइनस कर देनी है। जो चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर दो, लेकिन जो फ्यूचर में पे करेंगे उसको हमने ऐड कर देना है। तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग हमारे पास लॉस आ रहा है, ये अभी हमने नहीं पे करना, ये फ्यूचर की ट्रांजैक्शन है, दैट्स वाई हम इसका उलट रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये जो गेन है हम उसको लेस कर देंगे और जो हमारे पास जो लॉस है हम उसको ऐड कर देंगे। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पे जब हम आए तो अकाउंट रिसीवेबल देखा। अब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का एलिमेंट मेंशन नहीं है, लेकिन हम अमाउंट से ड्राइव कर सकते हैं कि आइदर हमारा बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखें जी, ओपनिंग बैलेंस था 2,80,000, एंडिंग बैलेंस है 3,35,000, तो इसका मतलब है कि बैलेंस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि हम वसूल कर रहे हैं, पेमेंट पैसा अकाउंट रिसीवेबल से वसूल कर रहे हैं। तो कितना वसूल कर रहे हैं? 3,80,000 में से 3,35,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 45,000 आता है। तो हम यहाँ पे डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 45,000 ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री शुरू में थी 5,75,000 और एंडिंग रह गई है 5,03,000, ठीक है। इन्वेंट्री भी डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है? 72,000 से। इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हम गुड्स और मर्चेंडाइज को सेल कर रहे हैं और सेल के बाद पैसा आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, दिस इज इनफ्लो, तो हम इसको 72,000 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेक करते हैं। ओपनिंग था 4,10,000, एंडिंग है 3,79,000। इसका मतलब ये है कि कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से? 31,000 से। हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 31,000 आ जाएगा। जब अकाउंट पेएबल में कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने पेमेंट अदा की है, हमारे पास से कैश गया है, दिस इज आउटफ्लो। तो हमने यहाँ पे डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल 31,000 जो है वो माइनस कर देना, मतलब लेस में लिख देना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल। accrued expenses were those expenses which were payable एंड जो जिनको हम उर्दू में वाजिबुल अदा कहते हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है और हमने फ्यूचर में इनकी पेमेंट करनी होती है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें भी इंक्रीमेंट आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। ओपनिंग था 1,55,000, एंडिंग है हमारे पास 1,80,000, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अब इंक्रीज कर रहा है बैलेंस, कितने से इंक्रीज कर रहा है? 25,000 से, ठीक है। अब ये हमने पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेंगे, जिसकी पेमेंट कर रहे हैं माइनस हो रहा है, जो फ्यूचर में पे करेंगे वो जमा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल इंक्रीज बैलेंस 25,000 से ऐड कर दिया। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन थी हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो ऐड वाली थी, ऐड वालों को ऐड करके 3,42,000 आ गया।
3,85,000 में हमने ऐड कर देना है 3,42,000, तो हमारे पास 7,27,000 आ जाएगा सब टोटल। इसमें से अगेन हमने ये जो लेस वाला था 90,000, 12,000, 31,000, इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास 1,33,000 आ जाता है। 7,27,000 में से माइनस वाला माइनस कर दिया एंड वी गेट 5,94,000 एंड विच इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, समझ आई?